बेटा सबसे पहली टर्म अपनी आती है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर कह सकते हैं चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट क्या है बेटा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर क्या कह सकते हैं अपन? चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। इसमें बेटा आप कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस या फिर एवरेज। आई इंस्टेंटेनियस क्या आ जाएगा बेटा? चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम है ना, तो इक्वल टू हो जाएगा कितना चार्ज फ्लो हो रहा है अपॉन कितना टाइम इसी इंस्टेंट में था। एवरेज की अगर बात हो, आई एवरेज हो जाएगा कितना चार्ज फ्लो हुआ? एक लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज और अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। या इसी को बेटा चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम को क्यू बाय टी भी लिखते हैं। क्लियर? अब बेटा देखिए यहाँ पर क्योंकि करंट आ चुका है dq by dt, मतलब चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, या फिर हम कह सकते हैं चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब हम इसको qt ग्राफ में कैसे बता पाएंगे बेटा? चेंज इन चार्ज मतलब चेंज इन क्वांटिटी ऑन वर्टिकल एक्सिस अपॉन क्या है? चेंज इन क्वांटिटी ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये ग्राफ में कौन सी क्वांटिटी होती है बेटा? स्लोप या एरिया? तो इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? स्लोप ऑफ qt ग्राफ। स्लोप ऑफ qt। तो करंट किसके बराबर होता है बेटा? चार्ज के टाइम ग्राफ qt ग्राफ के स्लोप के बराबर। क्लियर? तो कभी भी आपको qt ग्राफ मिले कोई, तो उसकी स्लोप नापनी है। स्लोप जो है वो किसके बराबर है? करंट के बराबर। ठीक है? अब चार्ज कितना फ्लो हुआ बेटा? क्योंकि सुनो भाई ध्यान से, हेलो गाइस, पीपल चिल्ड्रन, I is equal to कितना आया बेटा? dq by dt। इसका मतलब I dt कितना आ जाएगा? dq के बराबर। I dt कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन अगर करेंगे I dt का समेशन क्या देगा? टोटल चार्ज फ्लो। I dt का समेशन क्या देगा? टोटल चार्ज फ्लो। I dt का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू आ जाएगा चार्ज फ्लो। भैया आगे डिफरेंशियल फॉर्म, ये स्लोप ऑफ ग्राफ, इंटीग्रल फॉर्म। बेटा जो चीज इंटीग्रेशन से मिलती है वो ग्राफ में कैसे मिलेगी? एरिया करेगा, क्योंकि ये दो चीजों का प्रोडक्ट है। अगर बेटा आपको IT ग्राफ मिला हुआ है, I dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? ये I ये dt, I ये dt, I dt का इंटीग्रेशन आपको क्या देगा बेटा? एरिया अंडर ग्राफ। दो चीजों को मल्टीप्लाई करके क्या मिलता है? जो उनके ग्राफ के नीचे एरिया। सो दिस मींस एरिया अंडर IT ग्राफ। एरिया अंडर IT ग्राफ इक्वल टू अपने को क्या देगा बेटा? चार्ज। कितना चार्ज फ्लो। क्लियर? ठीक है भाई, ये तो आगे भाई करंट की बात है कि करंट है क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, या कह सकते हैं चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम है। इंस्टेंटेनियस चाहिए तो dq by dt, एवरेज है तो टोटल चार्ज फ्लो अपॉन टोटल टाइम। ग्राफ में स्लोप कैसे मिल रही है भैया? करंट इक्वल टू स्लोप ऑफ चार्ज टाइम, मतलब qt ग्राफ की स्लोप बताती है करंट। ऐसे बेटा इसी को अगर कन्वर्ट करें dt कर लेंगे, I dt इक्वल टू dq, करंट इनटू छोटू सा टाइम इक्वल टू छोटू सा चार्ज फ्लो। इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल चार्ज फ्लो कितना आएगा? I dt का इंटीग्रेशन, I dt का इंटीग्रेशन।
ग्राफ में कैसे मिलेगा बेटा? एरिया अंडर आईटी ग्राफ, एरिया अंडर आईटी ग्राफ। ठीक है भाई। अब आते हैं भाई कहां पर? ओम्स लॉ। देखो कुछ टर्म्स भी और होती हैं, करेंगे आगे अपन डिस्कस। करंट डेंसिटी, E by m into tau, रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आगे डिस्कस करेंगे। अभी पहले इस रास्ते से चलते हैं। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ अपने को बताता है कि कोई भी कंडक्टर में से जो करंट फ्लो करेगा, कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितनी वहां पर स्ट्रेंथ की बैटरी लगाई, आप ये भी कह सकते हैं। और स्ट्रेंथ ऑफ बैटरी किससे डिफाइन होता है? जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है। क्योंकि सुनो भाई ध्यान से, पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग क्या है बेटा? वर्क डन इन मूविंग वन कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। अब इनके बीच में अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो यहां से यहां तक उतना वर्क हो गया। अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा लगाया तो सेम डिस्प्लेसमेंट जाने में वर्क ज्यादा है। डिस्प्लेसमेंट तो वही है, वर्क ज्यादा होना मतलब उस रास्ते में फोर्स ज्यादा है। फोर्स ज्यादा कैसे आएगी? वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा लगेगी, है ना भाई? तो इसका मतलब हम भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा लगा दे रहे हैं तो चार्जेस में फोर्स बढ़ जा रहा है और तेजी से दौड़ेंगे और जल्दी जल्दी आगे जाएंगे तो करंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। वोल्टेज ज्यादा लगाने पे फील्ड भी ज्यादा हो जाती है उस रास्ते में। फील्ड ज्यादा होगी तो चार्जेस पे फोर्स ज्यादा लगेगा। Q into E होता है फोर्स। कितना होता है बेटा? Q into E। फोर्स ज्यादा लगा तो तेजी से दौड़ के जाएंगे हम, है ना? तेजी से दौड़ के गए तो जल्दी जल्दी पहुंच रहे हैं, ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट होगा। इससे आता है भैया ओम्स लॉ। वैसे तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, है ना? उससे डिफाइन। अब अपन थोड़ा सा उसमें रीजनिंग इंक्लूड करते हैं। ये बताता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसपे? टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। साथ में कहा जाता है प्रोवाइडेड जो टेंपरेचर है वो आप कांस्टेंट रखो उस कंडक्टर का। तो क्यों? वो भी अभी आगे देखते हैं अपन। ठीक है, बेटा यहाँ तक नोट कर लीजिए। के साथ साथ ये नोट कर लीजिए पूरा। Electric current flowing in a conductor is directly proportional to potential difference applied across it. तो क्या बताया गया भैया? एक कंडक्टर में से कितना करंट फ्लो करेगा वो किस पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है? जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगा। I प्रोपोर्शनल टू V, V पोटेंशियल डिफरेंस है। तो बेटा ये प्रोपोर्शनैलिटी है कि वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस आप ज्यादा लगाओगे तो करंट ज्यादा होगा। जब प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल लिखते हैं तो क्या आता है रास्ते में? कांस्टेंट है। अब वो कांस्टेंट बेटा ऊपर न्यूमरेटर में भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। यहाँ पर वो आता है I is equal to V by R। कितना आ जा रहा है बेटा? I is equal to V by R where R क्या? जहां पर बेटा R को क्या कहते हैं? R को कहते हैं रेजिस्टेंस। डिफाइन क्या होता है? R है क्या? R है बेटा कि करंट को फ्लो होने में कितनी ज्यादा हिंड्रेंस, मुश्किलें, ऑपोजिशन, रोक टोक फेस करनी पड़ती है। अब उसका कारण भी देखते हैं क्यों। सुनिए सभी ध्यान से बेटा। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस है हिंड्रेंस और ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। अब ऐसा क्यों है बेटा? आप देखेंगे कंडक्टर है। कंडक्टर बोलते हैं किसको? जिसमें क्या प्रेजेंट होना जरूरी है? फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना? फ्री चार्ज पार्टिकल्स होने चाहिए, तो फ्री इलेक्ट्रॉन। पर इसका मीनिंग ऐसा तो नहीं है पूरी वायर केवल इलेक्ट्रॉन से बनी हुई, ऐसा तो नहीं है।
और क्या है बेटा बीच में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वो भी हैं। तो भाई जहां पर एटम इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, आपने बैटरी तो लगा दी, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, मतलब लोअर पोटेंशियल और हायर पोटेंशियल। सुनिए भाई सभी ध्यान से, ये बैटरी तो कनेक्ट कर दी है, बैटरी क्या करेगी बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी जो कि इधर से अट्रैक्ट कर रही है इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पॉजिटिव है ना, ये क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट तेजी से दौड़ चाहे पर बीच में क्या है बेटा हर जगह पर एटम, तो उनसे कोलिजन होने के चांसेस है, कोलाइड होगा, फिर तेजी से दौड़ना, फिर कोलाइड हो गया, रास्ता देख के जा रहे हैं इधर। तो हर जगह पर क्या होता रहेगा बेटा एटम्स के साथ कोलिजन होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है फिर टकरा के लूज कर देता, फिर तेजी से दौड़ा, एनर्जी गेन करी, टकरा के, ये सारी मुश्किलें जो इलेक्ट्रॉन को फेस करनी पड़ी किसकी प्रेजेंस की वजह से, एटम्स या मॉलिक्यूल्स, उनसे क्या हो रहा है कोलिजन हो रहा है। उनसे जो कोलिजन हो रहा है वही आपको बताता है कि कितनी ज्यादा, जितना ज्यादा आपको पता लगे कि उसमें कोलिजन के चांसेस है उतनी ज्यादा ज्यादा नंबर ऑफ एटम अगर हुआ वहीं पर बैठे हुए है ना, तो वहां पर भी क्या हो जाएगी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है तो भी हम कहेंगे रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। आप ये देखो ना एक वायर है, इसमें अगर 6 गुंडे हैं उनसे बच के जाना है इलेक्ट्रॉन को तो कुछ रेजिस्टेंस, भाई हमने कहा टोटल में अगर नंबर ऑफ गुंडे ज्यादा हो गए 12 हो गए तो दुगनी हो जाएगी, और ज्यादा हो गए तो और ज्यादा हो गए। यहीं से हम देखेंगे प्रोपोर्शनैलिटी क्या है कि रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करेगा। तो R क्या है बेटा, वेयर R इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे डिफाइंड है, रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज हिंड्रेंस और opposition to, hindrance or opposition to flow of current। आप फ्लो ऑफ करंट भी कह सकते हो या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हो। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चार्ज कैरियर्स का फ्लो मतलब करंट का, जितनी तेजी से चार्ज कैरियर्स या इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतनी ज्यादा ही करंट आएगा। तो उनको जितना ज्यादा ऑपोजिशन टू फ्लो मिल रहा है उसी को बोलते हैं क्या, रेजिस्टेंस। क्लियर, ठीक है भाई, ये रेजिस्टेंस है क्यों, दिस इज ड्यू टू किस वजह से है बेटा, दिस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद एटम्स या मॉलिक्यूल जो उसमें प्रेजेंट है। इसकी वजह से बेटा ये रेजिस्टेंस ड्यू टू कोलिजन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल। ऐसा यूनिट क्या हो गई रेजिस्टेंस की, ऐसा यूनिट होती है बेटा, अगर इस फार्मूला से देखें तो R कितना आ रहा है बेटा, वोल्ट पर एम्पियर, कितना आ रहा है वोल्ट पर एम्पियर। इक्वल टू कह देते हैं ओम, इस तरीके से, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी ओम। होता क्या बेटा ओम, वोल्ट पर एम्पियर। देखिए भाई यहाँ तक सबको क्लियर है, नोट करिए भाई बढ़िया से समझ के। अभी आएगा टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रखना है, उसका रीजन अभी डिस्कस करेंगे।
की है। ओम्स लॉ क्या है? इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में कितना फ्लो करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट, प्रोवाइडेड क्या? टेंपरेचर रिमेन्स कांस्टेंट। I proportional to V, I equal to V by I। जहां पर R क्या होता है बेटा? रेजिस्टेंस। R क्या है? रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है? हिंड्रेंस या ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से दिस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद जो पूरे मटेरियल में एटम्स या मॉलिक्यूल्स। ऐसा यूनिट क्या हो गई बेटा रेजिस्टेंस की? ओम, वोल्ट पर मीटर होता है। डिनोट ओम्स लॉ में जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा भैया, I और V जो है जब कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। यहाँ पर अगर बेटा ये थीटा लिखा है, tan थीटा कितना आएगा? स्लोप के बराबर। tan थीटा कितना आ जाएगा बेटा? I by V। I by V क्या होगा? इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर आप देखें ओम्स लॉ से देखो I by V कितना आएगा? ये क्या हो गई बेटा? स्लोप। I V ग्राफ की स्लोप क्या हो गई? बन पाया बेटा। अगर इनको पलट दिया जाए, V यहां बना दे, I यहां बना दे, अब स्लोप क्या हो जाएगी? V by I। वो कितनी हो जाएगी? R की। Proportionality of R। अब बेटा ये जो रेजिस्टेंस है ये किस किस पे डिपेंड करेगा? कैसे कैसे डिपेंड करेगा? रेजिस्टेंस की प्रोपोर्शनल। पहला देखिएगा बेटा लेंथ ऑफ वायर पे, आप देखिए अगर A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, L लेंथ में कुछ नंबर ऑफ एटम्स हैं, 4 एटम, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्रॉस कर दिया। बेटा सेम मटेरियल में सेम एरिया में अगर मैं बस लेंथ डबल लिखूं, वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही मटेरियल हो, डबल लेंथ है मतलब कि अमाउंट ऑफ मटेरियल दुगना है, वहां पर एटम्स भी क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। पहले बेटा इलेक्ट्रॉन कितने एटम से टकराने के चांसेस थे बेटा? उसके 4। अब कितने हो गए बेटा? 8 हो गए। तो जितने ज्यादा एटम्स होंगे मतलब लेंथ जितनी ज्यादा है, मुश्किलें क्या हो गई? और बढ़ गई। मुश्किलें क्या हो गई? और इसका मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आ गया। दूसरा देखते हैं, सेकंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब बेटा अगर एक वायर है A एरिया L लेंथ और दूसरी वायर है सेम मटेरियल सेम लेंथ बस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल, ये 2A एरिया है L लेंथ, ठीक है। अब क्या होगा बेटा अगर इसमें इस तरीके से अरेंजमेंट है, 4 एटम से एक इलेक्ट्रॉन है, सुने भाई ध्यान से, तो बेटा अगर A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन L लेंथ की वायर है, 4 एटम्स इस तरीके से अरेंज। बेटा अगर सेम L लेंथ है बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल, क्या होगा बेटा? इसमें एटम ज्यादा दूर दूर होंगे, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उससे डबल है, क्या उतने ही एटम ज्यादा दूर दूर होंगे? ऐसा होगा? ये सब नो नो भी तो बोला करो कभी, ऐसे थोड़ी कोई इलेक्ट्रॉन राजा साहब है इसमें, एटम दूर दूर जाओ 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 जाओ, इलेक्ट्रॉन भी आ गए। अरे भाई वॉल्यूम कितनी होती है? एक सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी होती है? पाई आर स्क्वायर h पाई आर स्क्वायर, तो इसकी तो वॉल्यूम कितनी है बेटा? A into L।
इसकी वॉल्यूम कितनी है? पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू एल, ये वॉल्यूम है। इसमें कितनी है बेटा? पाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? बेटा वॉल्यूम अगर डबल है मतलब अमाउंट ऑफ मटेरियल क्या है? डबल। नंबर ऑफ एटम्स कैसे होंगे? डबल। नंबर ऑफ एटम्स दोगुने होंगे ना भैया, आप ऐसे देख लो, ये ए एरिया एल लेंथ की वायर है, ये रख दी साथ में। अब एल लेंथ है 2 एरिया हो गया, अमाउंट ऑफ मटेरियल तो डबल हो गई ना, नंबर ऑफ एटम्स भी डबल है और साथ साथ में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो भी क्या है? डबल। क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि इसमें दूर दूर बैठ जाएंगे जाके एटम। ए एरिया एल लेंथ है, 2a एरिया एल लेंथ है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स ही दुगने हैं। क्लियर? भाई ये एक वायर हो गई, एल लेंथ एरिया हो गई, यहाँ पर एल लेंथ एरिया की दो रख दी एक साथ ही, तो क्या हुआ बेटा? नंबर ऑफ एटम्स क्या उतने ही रहेगा, डबल है, और फ्री इलेक्ट्रॉन जितने थे अब वो भी। अब जितनी देर में यहाँ पे बेटा एक इलेक्ट्रॉन इन चार से बच के जाता है, उतनी देर में क्या हो गया? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच जा रहे हैं उतने ही। भाई एक वायर से अगर एक इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, आप साथ में एक और लगा दो, क्या होगा बेटा? इससे एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उतने में इससे भी एक चला गया, टोटल कितने हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब पहले जितना चार्ज पहुंच रहा था किसी गिवन टाइम में, अब उससे डबल पहुंच गया, मतलब करंट दुगना हो गया। करंट क्या हो गया? एरिया बढ़ाने से बेटा करंट बढ़ रहा है, मतलब मुश्किलें क्या हो गई? अगर करंट बढ़ चुका है, मुश्किलें क्या हो गई पहले से? क्लियर? तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ? रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब हमने डबल एरिया की वायर ली है, तो जितनी देर में इसमें एक इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा था, यहाँ पर क्या हुआ? 2 पहुंच गए, ज्यादा करंट आ गया, दैट मींस ईजीनेस ऑफ फ्लो बढ़ गई, तो मुश्किलें कम हो गई, रेजिस्टेंस क्या हो गई बेटा? कम। इन दोनों बातों से हमें पता लगा this implies R proportional to L by A, therefore R equal। यहाँ पर फिर proportional से equal तक है, तो रास्ते में एक कांस्टेंट वो आ जाता है रो। R equal to क्या आ गया बेटा? रो L by A। क्लियर? यहाँ पर हम इसका नाम देते हैं बेटा रो क्या है? रो इज रेजिस्टिविटी। रो क्या है बेटा? रेजिस्टिविटी। अगर यहीं से आप रो का फॉर्मूला बनाओ, क्या बन रहा है बेटा? रो इज इक्वल टू बन रहा है आर ए बाय एल। रो का फॉर्मूला क्या बन रहा है बेटा? आर ए बाय एल। फॉर्मूला इसलिए बनाया कि इसको डिफाइन करते हैं। डिफाइन क्या? डिफाइन ये हुआ अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 यूनिट हो, अगर a इक्वल टू 1 यूनिट, तब ये किसके इक्वल बचा? a को अगर 1 कर दिया तो क्या बचा? केवल r बचा। तो शब्दों में क्या बयान कर सकते हैं कि भैया रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट। अगर a को 1 कर दिया तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हो जाता है क्या? रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टिविटी? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट। क्लियर? Resistance per unit length for cross section area equal to 1 unit. Resistance per unit length for cross section area कितना बेटा? 1 unit। अब बेटा इसकी अगर ऐसा यूनिट डिफाइन करनी है, इसकी ऐसा यूनिट देंगे। ऐसा यूनिट क्या है बेटा? रेजिस्टेंस की कितनी है? ओम। एरिया की, एरिया मीटर स्क्वायर और ये मीटर, 1 मीटर कैंसिल, क्या बन गई बेटा? ऐसा यूनिट क्या आ गई बेटा? ओम। अब यहाँ पर बेटा रेजिस्टिविटी के बारे में बहुत खासू ये बात आ जाती है, आप फॉर्मूला देख के तो ये लग सकता है कि भैया एरिया बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी।
लेंथ बढ़ाने में रेजिस्टिविटी, लेकिन ऐसा नहीं, रेजिस्टिविटी जो है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। रेजिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल प्रॉपर्टी। सुने भाई तो बहुत ध्यान से, रेजिस्टिविटी इज मटेरियल प्रॉपर्टी। बेटा कोई भी क्वांटिटी अगर मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जैसे एग्जांपल पहले बताते हैं कौन कौन सी और क्वांटिटीज है जो मटेरियल प्रॉपर्टी होती है। आप पढ़ चुके होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, डिपेंड कर रही है टाइप ऑफ मटेरियल, अमाउंट ऑफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती कि उस मटेरियल में कितनी लेंथ, एरिया, वॉल्यूम या मास लिया गया है, उस पे डिपेंड नहीं। जैसे आपको कहा भैया ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, क्या वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि ग्लास की कितनी थिक स्लैब ली है, क्या मटेरियल बनाया, कितनी लेंथ है, एरिया, वॉल्यूम, मास, उस पे डिपेंड नहीं। मटेरियल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो किस पे डिपेंड कर रही है? टाइप ऑफ मटेरियल, और साथ में कुछ फिजिकल कंडीशंस पे कर सकती है, जैसे कि टेम्परेचर पे, जैसे कि इस पे टेम्परेचर। तो ये प्रॉपर्टीज कैसी होती है बेटा? मटेरियल की प्रॉपर्टी, मतलब टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी, और किस पे नहीं करेगी? किस पे नहीं डिपेंड कर रही है? लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, मास, मतलब अमाउंट ऑफ मटेरियल एंड उसकी डायमेंशन डिपेंड नहीं। और एग्जांपल क्या? डेंसिटी। भाई पानी की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, यही तो होती है। क्या इसमें ये पूछा भैया 1 ml पानी से पूछा गया या 1 लीटर पानी है या 1000 लीटर पानी? सब में डेंसिटी ऑफ वाटर कैसी आएगी? सेम एट 2 डिग्री सेम आएगी। और भी कई प्रॉपर्टीज थर्मल चैप्टर में आप पढ़ते हैं, थर्मल एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट है अल्फा, बीटा, गामा है। फ्लूइड्स में पढ़ते हैं विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन, ये सब मटेरियल की प्रॉपर्टीज है। कौन सा मटेरियल है उस पे डिपेंड कर रहा है। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो ही गया। एक और म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये भी तो टाइप ऑफ मटेरियल्स पे डिपेंड है। बॉक्स कितना बड़ा है उस पे डिपेंड नहीं। प्योरिटी क्लियर? तो रेजिस्टिविटी इज मटेरियल प्रॉपर्टी, दैट इज it does not depend on length, area, volume, mass, etc. but depends on the law. पर किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ओनली ऑन टाइप ऑफ मटेरियल एंड फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर। क्लियर? यही समझ आ गया यहाँ पे? बेटा रेजिस्टेंस हमने देखा क्या होता है बेटा? हिंड्रेंस या ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, हिंड्रेंस या ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो दौड़ रहे हैं उस वायर में किससे टकराते जा रहे हैं? एटम या मॉलिक्यूल जो बीच में प्रेजेंट है उनसे टकरा रहे हैं। किस वजह से है वहां पर रेजिस्टेंस? किस किस के प्रोपोर्शनल आया बेटा? लेंथ पे कैसे प्रोपोर्शनल आया? डायरेक्टली। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया बाय के। इक्वल आया तो कांस्टेंट मिला क्या? रो। रो को नाम क्या दिया बेटा? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का फार्मूला R/L बन गया। डिफाइन क्या होता है? डिफाइंड एज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ फॉर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जिसमें A कितना है बेटा? 1 यूनिट। इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। और क्या कह देते हैं बेटा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। SI यूनिट क्या हो गई? ओम मीटर।
ये प्रॉपर्टी कैसी है बेटा? मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मतलब टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी। जैसे प्लास्टिक हो गया या फिर कॉपर है, तो प्लास्टिक में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है, इसलिए उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा सारी है। कॉपर में प्रेजेंट है रेजिस्टिविटी का, ठीक है, टाइप ऑफ मटेरियल। और टेम्परेचर पे करेंगे, अब टेम्परेचर की बात करेंगे, ठीक है, यहां तक क्लियर है? Dependence of resistivity. अब बेटा ये तो पता ही है कि इंसुलेटर उसको बोलेंगे जो बैड कंडक्टर है, कंडक्टर उसको बोलेंगे जो गुड कंडक्टर है, जो अच्छे से फ्लो करता है। तो जो गुड कंडक्टर है उसकी रेजिस्टिविटी कम है, जो बैड कंडक्टर है उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा। ये तो चलो बाय डिफॉल्ट ही। दूसरा बेटा बात है कि कोई प्योर मेटल और उसी मेटल के बनाए गए एलॉय, इनमें कंपैरिजन, प्योर मेटल एंड इट्स एलॉय। तो बेटा प्योर मेटल का अगर ये पैकिंग स्ट्रक्चर आप देखें, इसके एटम्स इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ये सब ए टाइप के एटम्स हैं प्योर मेटल, मतलब एक ही टाइप के हैं सारे एटम। एलॉय क्या हो जाता है बेटा? होमोजेनियस मिक्सचर हो जाता है। इसी प्योर मेटल में कुछ और मटेरियल मिक्स करा जाता है, मोस्टली अदर मेटल्स करते हैं, है ना, कुछ और मटेरियल को मिक्स कर। अब जो दूसरे मटेरियल अपने मिक्स करे हैं वो क्या होते बेटा? वो यहाँ पर बाकी की स्पेस में जाके बैठ जाते हैं। एक ए हो गया, यहाँ पर आ जाएंगे बेटा, जो खाली स्पेस थी वहां पर भी बैठते हैं। ये क्या कर देते हैं? इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को एनहांस कर देते हैं, टफनेस हो गई, स्ट्रेंथ हो गई, हार्डनेस हो गई, है ना, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को एनहांस कर देते हैं। होता है ऐसा ही। तो यहाँ पर बेटा ए टाइप के एटम के बीच में छोटे छोटे ये बी आके बैठ गए। अब इसे हुआ यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता था, थोड़ा बहुत कोलिजन करता हो जाता। अब एलॉय में क्या होगा बेटा? जब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो जो रास्ता पहले था जितना अवेलेबल, अब बेटा उससे ज्यादा हो गया अवेलेबल या कम हो गया? कम हो गया। बाकी और जगह इसने घेर लिया है, इससे भी टकरा देंगे, अब इससे भी टकराएगा। इसका मतलब मुश्किलें क्या हो जाती है एलॉय बनाने पे और बढ़ जाएगी। तो रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर। कोई एलॉय जो है उसी मेटल का कंपैरिजन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक मेटल लिया और किसी और का एलॉय ले लिया, उनमें कंपैरिजन नहीं कर। कोई प्योर मेटल और उसी के एलॉयज में से एलॉय की रेजिस्टिविटी ज्यादा है, इसमें ज्यादा मुश्किल है। अंडरस्टूड? दूसरी बात आ जाती है और किस पे रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है? टेंपरेचर। रेजिस्टिविटी बेटा और किस पे डिपेंड कर रही है? टेंपरेचर। अब बेटा ये जो थर्मल एनर्जी होती है किसी मटेरियल में, जो थर्मल एनर्जी होती है उसके बेसिस पे उसका टेंपरेचर लेना है। थर्मल एनर्जी क्या होती है कि एक मटेरियल को आपने हीट प्रोवाइड करी, ठीक है, उसके अंदर हीट चलेगी, उसका टेंपरेचर बढ़ा, और वो अंदर किस फॉर्म में चली गई है, वहां पर जब हम कह रहे हैं मॉलिक्यूल्स के पास वो थर्मल एनर्जी बढ़ गई है। थर्मल एनर्जी बढ़ जाने से क्या हो जाता है? जो मॉलिक्यूल का रैंडम मोशन था वो तेज हो जाएगा, वो और बढ़ जाएगा। थर्मल एनर्जी इसको बोलते हैं रैंडम काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। क्या होता है बेटा? रैंडम काइनेटिक एनर्जी। जिसमें अगर गैस की बात करें तो इधर-उधर दौड़ रही है, टक्कर मार रही है दीवारों, है ना, उसकी वो बढ़ जाएगी फ्रीक्वेंसी और तेजी से दौड़ेगी। लिक्विड और सॉलिड की बात करें तो वो अपनी जगह पर ही वाइब्रेट कर रहे हैं मॉलिक्यूल। क्या कर रहे हैं बेटा? अपनी जगह पर वाइब्रेट। इनको और थर्मल एनर्जी दी और हीट दी और टेंपरेचर बढ़ाया तो ये और तेजी से करेंगे। कैसे करेंगे बेटा? वाइब्रेशन और तेजी से। क्लियर?
तो यहां पर आप देखिए, अगर बेटा जो एटम्स थे कंडक्टिंग वायर में, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एटम तो सारे अपनी जगह पर वाइब्रेशन मोड में इस तरीके से करें, है ना। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया हो तेजी से करें, इलेक्ट्रॉन ने यहां से क्रॉस करके जाना था, ये गेट चल रहा है ना, यहां पर ये मूव कर रहे हैं एटम, इलेक्ट्रॉन ने रास्ता देख के क्रॉस कर दिया। टेम्परेचर बढ़ा देने से क्या हो रहा है, ये वाइब्रेशन की एनर्जी बढ़ गई, अब इलेक्ट्रॉन में जा रहा है। अब बताओ भैया, गेट का लेवल और बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया। टकराने के चांसेस बढ़ गए ना, थोड़ा मुश्किल हो गया ना, इलेक्ट्रॉन ध्यान से पहले समझेगा हाँ भैया आपका मेरे पास, या सादा कोलिजन हो जाएगा। क्लियर? तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कोलिजन के चांसेस बढ़ जाते हैं, हम कहेंगे रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है वो अभी देखते हैं आगे। प्रपोर्शनल किस तरीके से मैथमेटिकली, रीजन तो आपने देख लिया क्यों है, क्योंकि वहां पर जो एटम मॉलिक्यूल्स हैं उनका वाइब्रेशन बढ़ गया, वाइब्रेशन और तेज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन के कोलिजन के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। यहां तक समझ के पूरा नोट करिए, कहीं कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछिएगा। बेटा ये एल लेंथ एरिया की वायर है, इसमें कुछ नंबर ऑफ एटम्स है, 4 एटम है एक लेंथ, ऐसी हमने एक और वायर। अब क्या हो गया, टोटल में एल लेंथ है 2 एरिया, एटम कितने हो गए, डबल, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए डबल। यहाँ पे बैटरी लगाएंगे, पहले जितनी देर में एक इलेक्ट्रॉन जाता था सिंगल वायर, अब इसमें कितने पहुंच जा रहे हैं, 2 पहुंच। करंट तो बढ़ गया, करंट बढ़ गया, इसका मतलब आप कहेंगे नेट में मुश्किलें ज्यादा तेजी से करंट फ्लो कर, तो मुश्किलें कम हो गई, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम। देखिए भाई बच्चा लोग, क्लियर है सबको?
जी बच्चा लोग, तो बेटा रेजिस्टिविटी क्या है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है। डिफाइन क्या है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ फॉर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 1 यूनिट। ऐसा यूनिट क्या हो जाती है रेजिस्टिविटी की? ओम मीटर। मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मतलब किस पे डिपेंड नहीं करेगी? किस पे डिपेंड नहीं करेगी बेटा? लेंथ, एरिया, मास, वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ मटेरियल। इस पे कर रही है टाइप ऑफ मटेरियल और साथ में फिजिकल कंडीशन मतलब टेंपरेचर। तो हमने यही देखा बेटा डिपेंडेंसी। ये तो पता ही है, जिसको इंसुलेटर कहेंगे तो भैया बैड कंडक्टर है, उसमें रेजिस्टिविटी ज्यादा है। जिसको कंडक्टर कहेंगे वो गुड कंडक्टर है, उसकी रेजिस्टिविटी कम है। पर कोई एक कंडक्टर और उसी के अलॉय में देखा जाए तो अलॉय की रेजिस्टिविटी और ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उसमें जगह और ऑक्यूपाई हो चुकी है, कोलिजन और बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा बेटा? टेम्परेचर बढ़ाने पे एटम्स की जो वाइब्रेशन मोशन की एनर्जी थी वो बढ़ गई है, तो इसलिए वहां पर कोलिजन के चांसेस बढ़ चुके हैं और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब बेटा इंक्रीज इन एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? डायरेक्ट या इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी? तो भाई टेम्परेचर डिपेंडेंसी हम देख रहे हैं। टेम्परेचर की डिपेंड। अब क्या बेटा यहाँ पर जो चेंज इन रेजिस्टिविटी होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा? बेटा जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा होगा मॉलिक्यूल्स उतनी तेजी में वाइब्रेट करने लग जाएंगे और रेजिस्टिविटी भी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। एंड बेटा चेंज इस पे भी तो डिपेंड करेगा कि शुरू में कितनी, शुरू में 1 थी, मान लिया उसमें 0.01 का चेंज आया, तो शुरू में ही 1000 होती, तो ये चेंज भी तो उसी के प्रोपोर्शनल आता ना, 10 का चेंज आ रहा है। तो इसलिए चेंज इन रेजिस्टिविटी और किसके प्रोपोर्शनल होती है? ओरिजिनल में कितनी थी, शुरुआत में कितनी रेजिस्टिविटी थी, उसी पे डिपेंड करेगा चेंज कितनी। क्लियर? इसका मतलब बेटा डेल्टा रो आ गया प्रोपोर्शनल टू रो नॉट डेल्टा टी। देयरफॉर डेल्टा रो इक्वल टू में आ जाएगा रो नॉट अल्फा रो डेल्टा। कितना आ गया बेटा? डेल्टा रो इज इक्वल टू रो नॉट अल्फा रो डेल्टा। ये प्रोपोर्शनल से इक्वल तक जाए तो कोई ना कोई कांस्टेंट मिलेगा ही। यहाँ वो कांस्टेंट क्या है? अल्फा रो। अब ये कांस्टेंट के बारे में देखते हैं, इसका नाम क्या होगा और दूसरी चीज ये डिफाइन। बेटा ये कांस्टेंट मिला कब है? यहाँ प्रोपोर्शनल को इक्वल करा, क्या चेंज कर रहे थे? टेम्परेचर। टेम्परेचर के बदलने पे कौन बदल रहा था? रेजिस्टिविटी। तो ये क्या हो जाएगा? थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, क्योंकि टेम्परेचर बदलने पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया रेजिस्टिविटी थी। तो अल्फा रो का नाम क्या हो गया बेटा? अल्फा रो इज थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अच्छा फार्मूला देखें बेटा, अल्फा रो का फार्मूला क्या बन गया है? इससे डेल्टा रो अपॉन रो नॉट डेल्टा, डेल्टा रो अपॉन रो नॉट डेल्टा। क्लियर? डिफाइन क्या होगा? डिफाइन क्या होगा? इसी के अकॉर्डिंग होगा। तो बेटा कोई भी क्वांटिटी में चेंज अपॉन ओरिजिनल, कोई भी क्वांटिटी में चेंज अपॉन ओरिजिनल अपने को बताता है फ्रैक्शनल चेंज। क्या बताता है? तो इसको क्या कहते हैं बेटा? दिस इज फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। अल्फा रो इज फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी per unit change in temperature। भाई क्लियर सबको? नाम क्या हो गया बेटा? थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। डिफाइन क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ये भी जो प्रॉपर्टी है ये भी क्या है?
मटेरियल प्रॉपर्टी। ये भी क्या है बेटा? मटेरियल प्रॉपर्टी। ये भी क्या है बेटा? मटेरियल की प्रॉपर्टी। टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है? जितना अमाउंट ऑफ मटेरियल है, लेंथ एरिया वॉल्यूम मास उस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है? एट न्यू टेम्परेचर, बेटा नए टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी? ओरिजिनल थी प्लस उसमें कुछ बदलाव आ चुका, इतनी शुरू में थी प्लस इतना चेंज आया, वो क्या हो गया बेटा? रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा डेल्टा अल्फा रो। देयरफॉर रो को क्या लिखते हैं बेटा? रो नॉट 1 प्लस अल्फा रो डेल्टा। क्लियर? ये किसके लिए? ये फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर कह सकते हो, या फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ अल्फा डेल्टा टी एज कंपैरिजन टू 1। कम चेंज के लिए डायरेक्टली ये बन जाता है, ज्यादा चेंज के लिए देखिए क्या करना है। देख लीजिए बेटा, यहाँ तक क्लियर है? ये नोट कर लिया है सबने? अब बेटा बिल्कुल सिमिलरली टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर रेजिस्टिविटी बढ़ गई तो रेजिस्टेंस भी बढ़ी जाएगी, तो रो एल बाय के, तो क्या होता है बेटा? रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो सिमिलरली चेंज इन रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होगा? डेल्टा टी, एंड चेंज इन रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। इसका मतलब डेल्टा आर प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डेल्टा टी। Therefore delta R equal to क्या आ जाएगा? R नॉट अल्फा। यहाँ कोफिशिएंट में अल्फा रो लिख दिया था, ये रेजिस्टिविटी के लिए, वहां पर केवल अल्फा लिख के वो रेजिस्टेंस के लिए। बेटा अल्फा का नाम क्या हो जाएगा? यहाँ देख के जरा सोचिए, अल्फा का नाम क्या हो जाएगा उसमें? थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। बिल्कुल सही है। और डिफाइन क्या होगा? फ्रैक्शनल चेंज इन resistance per unit change in temperature। Where alpha is called thermal coefficient of resistance, defined as fractional change in resistance per unit change in temperature। अल्फा क्या है बेटा? नाम हो जाएगा थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। डिफाइन क्या होगा? कितना फ्रैक्शनल चेंज हुआ है रेजिस्टेंस में पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। फ्रैक्शनल चेंज का मतलब जितना था उससे कितना फ्रैक्शन बदल गया, कितना फ्रैक्शन और बढ़ गया। तो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। समझ आ गया बेटा सब?
टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा। चलो क्लियर है यहाँ तक? लिखा है लो पावर मोड क्लोज। हाँ यहाँ तक क्लियर है? अरे बच्चा लोग क्लियर है सबको? अब अगर किसी रेजिस्टेंस वायर को आप इसको फोल्ड करें, स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें, इन केसेस में क्या होगा, लेंथ और एरिया चेंज हो जाएगा। आप फोल्ड कर रहे हैं तो लेंथ कम हो जाएगी, एरिया बढ़ जाएगा। स्ट्रेच कर रहे हैं तो लेंथ बढ़ जाएगी और साथ साथ में एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कंप्रेस कर रहे हैं तो लेंथ कम हो जाएगी, एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेंथ और एरिया में कुछ बदलाव है। वैसे ये तो पक्का है कि रेजिस्टेंस चेंज होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस होता है रो एफ आई, लेंथ भी बदल गई, एरिया भी बदल गया, तो रेजिस्टेंस बदल गया। तो स्ट्रेचिंग, कंप्रेसिंग और फोल्डिंग का वायर। किसी वायर को स्ट्रेच, कंप्रेस या फोल्ड करा है, अब देखिए जैसे यहीं पे करें, ये है, ये टोटल एक वायर है,
अब उन्होंने इसको फोल्ड कर दिया। बेटा क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? अमाउंट ऑफ मटेरियल बदलेगा या उतना ही रहेगा? नहीं रहेगा, है ना? अमाउंट ऑफ मटेरियल उतना ही रहेगा, मतलब मास तो वही रहेगा। हम ये भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम उतनी रहेगी, थोड़ी बहुत बदलाव आएगा। एक्चुअल में थोड़ा बहुत बदलाव आएगा जब अपन स्ट्रेच या कंप्रेस करें, थोड़ी बहुत डेंसिटी में बदलाव आ सकता है, पर अपन यही मान रहे हैं कि भैया वही मटेरियल है ना, डेंसिटी वही रहने वाली है, तो इसलिए वॉल्यूम भी क्या रहेगी? सेम। तो कभी भी एक वायर को स्ट्रेच, कंप्रेस या फोल्ड करो तो उसमें क्या चीज कांस्टेंट रहने वाली है? वॉल्यूम। वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। और बेटा एक सिलेंडर के लिए वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एल। पाई आर स्क्वायर वैसे रखते थे तो आप ऐसे बोल देते थे, अब ऐसे रख रहे हैं भाई, पाई आर स्क्वायर एल। वॉल्यूम कितनी हो जाती है बेटा? 8 पाई आर स्क्वायर एल कह दो या फिर 8। अब बेटा वायर ऐसा जरूरी नहीं है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, रेक्टेंगुलर है, तब भी तो यही लगेगा भाई। क्यूबॉइड की वॉल्यूम कितनी होती है? एल बी एच, तब भी तो बेस एरिया इनटू हाइट लगती है। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगी? बेस एरिया इनटू हाइट, या फिर ऐसे कहें तो बेस एरिया इनटू लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। तो इसका मतलब क्या आ गया? A1 L1 इज इक्वल टू क्या लगा दोगे आप? A2 L2। A1 L1 कितना आ जाएगा बेटा? A2 L2। क्लियर? क्वेश्चन क्वेश्चन है बेटा फाइंड रेजिस्टेंस इफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is नई रेजिस्टेंस बतानी। अगर एक वायर जिसकी रेजिस्टेंस R थी उसको फोल्ड करके हाफ कर दिया नहीं। सेकंड ये करेंगे, थर्ड एक और लिख ले रहे हैं उसके बाद सॉल्व करेंगे। थर्ड कहा भाई स्ट्रेस्ड लेंथ बाय 20%। ठीक है, ऐसे ही पहला तो ये हो गया फोल्डेड टू हाफ इट्स लेंथ, ये थी टोटल वायर, इसको ऐसे फोल्ड करा, लेंथ हो गई आधी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? पहले ऐसी थी, एरिया ए था, लेंथ एल, ऐसे कर दिया, लेंथ कैसी होगी पहले से हाफ, और एरिया डबल, एरिया भी तो डबल हुआ ना, ये तो डायरेक्टली दिख रहा है, नहीं तो अपन ये फार्मूला लगा ही देंगे। बेटा लेंथ तो अपने को दिया है, पहले हमने कहा लेट से इनिशियली क्या था, इनिशियली अपने कह दिया L, A, R, L लेंथ है, एरिया R रेजिस्टेंस है। क्लियर? L2 के बारे में आपको क्या बताया? लेंथ कैसी करती बेटा? आप L/2, इसका मतलब 8,
बेटा A1 L1 इक्वल टू क्या होता है A2 L2। A2 कितना आ जाएगा बेटा A1 L1 by L2 A2 L upon L by 2 that is 2। लेंथ हो गई पहले से हाफ, एरिया हो गया पहले से डबल। क्लियर? नहीं रेजिस्टेंस में रखो। I2 कितना आएगा बेटा रो L2 by I2 कितना आएगा रो L2 by रो L2। नई लेंथ है L by 2, नया एरिया कितना है इक्वल टू क्या आ गया बेटा रो L by A के साथ नीचे टोटल कितना नंबर आ गया भाई 2 एक ये ला और एक इसका डिनोमिनेटर नीचे कितना आ गया 2 into 2 इक्वल टू क्या आंसर बन गया बेटा R by 4 क्योंकि इसमें से रो L by A क्या था R। शुरू में रेजिस्टेंस कितनी थी रो L by A, अब कितनी आ रही है रो L by 4A। दैट मींस अब रेजिस्टेंस क्या हो गई R by 4। अब कितनी हो गई बच्चों R by 4। दूसरा देखिए बेटा सॉल्व करें। गिवन टू फोल्ड्स फॉर लेंथ टू बिकम 1/3। दो फोल्ड से एक इधर की दीवार इधर से करा इधर से करा लेंथ 1/3 कर एरिया क्या हो जाएगा डायरेक्टली विजुअलाइज करें तो एरिया कितना हो जाएगा 3 टाइम्स लेंथ 1/3 करी एरिया 3 टाइम्स L2 is equal to दिया L by 3। A2 कितना हो जाने वाला है बेटा A1 L1 by L2 that is A2L upon L by 3। वो कितना आ गया बेटा 3। न्यू लेंथ तो 1/3 हो गई, नया एरिया क्या हो जाएगा 3 गुना। बेटा जितना टाइम्स लेंथ हो रही है एरिया उसका 1/n टाइम्स। लेंथ अगर n टाइम्स हो रही है एरिया 1/n टाइम्स। लेंथ 1/n टाइम्स हो रही है तो एरिया n टाइम्स होगा क्योंकि इनका प्रोडक्ट रहना है कैसा कांस्टेंट। तो लेंथ इनटू एरिया रहना है कांस्टेंट। नया रेजिस्टेंस कितना आएगा रो L2 by रो L2। यहाँ लेंथ रख दी जाए कितनी आई बेटा L by 3 अपॉन एरिया कितना है 3A इक्वल टू क्या बन गया बेटा रो L by 9A। कितना बन गया रो L by 9 जिसमें से रो L by 1 कितना है रो L by 1 को क्या कह सकते हैं हाँ शुरू में था R by 9 आपका आंसर। तो बेटा ये दो सॉल्व करके तो ये पता लगा लेंथ अगर n टाइम्स हो जाए लेंथ 1/3 हुई तो रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 1/9। लेंथ हाफ करी तो रेजिस्टेंस 1/4। इसका मतलब लेंथ n टाइम्स करी अगर कोई रेजिस्टेंस हो गया n² वो भी जा रहा है कारण कि लेंथ अगर 1/3 करी नीचे एरिया रखा था वो 3 टाइम्स हो गया तो नीचे दो बार वो नंबर आ गया से लेंथ 1/3 करी एरिया 3 टाइम्स हो गया नीचे दो बार तो सेम नंबर आ गया 3। Clear? If L becomes n times R becomes n squared। बेटा लेंथ अगर n टाइम्स कर ऐसे स्ट्रेच कंप्रेस या फोल्ड करके उसके लिए स्ट्रेच कंप्रेस या फोल्ड करके अगर लेंथ n टाइम्स कर दिया तो रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो गया बेटा n²। क्लियर? बेटा कोई भी वायर को आप स्ट्रेच कंप्रेस या फोल्ड करें तो क्या कांस्टेंट रहने वाला है वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे लिखेंगे एरिया इनटू लेंथ मतलब A1 L1 इक्वल टू क्या आएगा A2 L2। पहले पार्ट में कहा लेंथ हाफ करी तो एरिया क्या हो गया डबल। रेजिस्टेंस क्या हो गया बेटा लेंथ में भी 1/2 है और नीचे एरिया में भी 2 है तो नीचे टोटल में क्या आ गया 4 मतलब रेजिस्टेंस हो गया पहले से 4। दूसरे पार्ट में बेटा लेंथ 1/3 कर दी तो एरिया कितना हो गया 3 टाइम्स। एरिया कितना हो गया 3 टाइम्स तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया कितना 1/9। क्लियर?
तीसरा करें बेटा आप खुद से, इसको स्ट्रेच करा बाय 20%। स्ट्रेच करा बाय 20%, मतलब नई लेंथ हो गई L प्लस 20% ऑफ L। L2 कितना आ रहा है बेटा, ये आ रहा है L प्लस 20% ऑफ L, दैट इज L प्लस 0.2L। नई लेंथ कितनी है, नई लेंथ क्या है 1.2L, चाहे फ्रैक्शन में लिखो 6/5। A2 कितना आएगा, A1 L1 by L2, that is A into L upon 1.2L। इसका मतलब A2 कितना आया बेटा, A upon 1.2। R2 देखें तो बेटा रो L2 by A2, यहाँ वैल्यूज रखें रो L2 नई लेंथ कितनी है 1.2L। एरिया कितना है बेटा A upon 1.2, L कैंसिल हो गया था ना, A upon 1.2। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, इसका मतलब R2 कितना आ गया बेटा 1.2 का स्क्वायर इनटू रो L by A, that is 1.44 रो L by A। वो क्या बन गया बेटा 1.44 R। बेटा कितनी आ गई नई रेजिस्टेंस 1.44 R। लेंथ 1.2 टाइम्स हो गई, ये निकालने के बाद आप सीधा n स्क्वायर वाला रिजल्ट लगा दो कि लेंथ n टाइम्स हुई है तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर है। भाई 12 का स्क्वायर सबको याद है कितना 144। अब दोनों में एक डेसिमल 1.2 into 1.2 क्या आएगा 144 में दो डेसिमल आएगा 1.44। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if a wire is compressed by 20% length, find percentage change in its resistance। Percentage change in resistance। इस शब्द का मीनिंग है कितने परसेंट चेंज हो गई रेजिस्टेंस। तो भाई आप पहले L2 लिखेंगे, L में अब क्या हुआ कंप्रेस -20% ऑफ L।
L माइनस 0.2L कितना आ गया 0.8। लेंथ कितनी हो गई पहले से 0.8 है। अब या तो इसी रास्ते से सॉल्व करो, नहीं तो n स्क्वायर वाला है ना। इसका मतलब I2 कितना हो जाएगा 0.8 स्क्वायर ऑफ R। R2 कितना हो जाएगा बेटा 0.8 स्क्वायर ऑफ R। रिजल्ट निकाल लिया ना। लेंथ अगर n टाइम्स हो रही है तो भैया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा n स्क्वायर में। तो 0.8 का स्क्वायर भाई 8 का स्क्वायर 64, दोनों में एक डेसिमल 0.64 R। ये नई रेजिस्टेंस। अपने को पूछा चेंज कितने परसेंट का हो, तो आप पहले लिखोगे चेंज, फिर लिखोगे परसेंटेज। चेंज के बाद कितना है बेटा फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज 0.64 R माइनस R। कितना आ गया 0.36 R। कितना चेंज आया बेटा 0.36 R का चेंज है। परसेंटेज चेंज का मीनिंग होता है कितना चेंज है अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। इक्वल टू कितना आया बेटा चेंज है 0.36 R अपॉन पहले R था इनटू 100 बेटा नेगेटिव। ये नेगेटिव चेंज है ना, तो इक्वल टू कितना आया नेगेटिव ऑफ 36। चेंज कितना आया बेटा रेजिस्टेंस में -36%। दैट मींस हम कह सकते हैं 36% रिड्यूस हो गया। 36% क्या हो गई रिड्यूस हो गई। देखें भाई क्लियर हो गया सबको। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस, लेंथ और एरिया बदलने में कैसे होगा बेटा। आप वायर को स्ट्रेच, कंप्रेस या फोल्ड करें, क्या कांस्टेंट रहेगा, क्या कांस्टेंट रहेगा बेटा। वायर को स्ट्रेच, कंप्रेस या फोल्ड करें तो वॉल्यूम कांस्टेंट। लेंथ बढ़ गई तो एरिया कम हो जाएगा, लेंथ कम हो गई तो एरिया बढ़ जाएगा। फैक्टर वही रहेगा, लेंथ 8 टाइम्स हुई तो एरिया 1/8 टाइम्स, उससे रेजिस्टेंस हो जाएगा n स्क्वायर। क्लियर? ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं।